नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में सामान्य अध्ययन के कुछ खास और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर को जानने वाले हैं। दोस्तों, प्रश्न और तो ठीक रहेगा, लेकिन उत्तर जो है आपसे मेरा अपेक्षा है कि आप उसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि अगर आप जानते हैं तो। नहीं तो दोस्तों, ये प्रश्न का जो लेवल है ये है कमीशन लेवल का, यानी कि पीसीएस स्तर का जो है ये प्रश्न है रखा गया है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यूपीएससी में ये प्रश्न पूछे गए हैं और इसके अलावा विभिन्न राज्यों की कई परीक्षाओं में इनमें से बहुत सारे प्रश्न को जो है पूछा गया है। तो प्रश्न के लेवल को आप समझिए। और आप अगर बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी या राजस्थान लोक सेवा हो या छत्तीसगढ़ लोक सेवा हो या बिहार लोक सेवा हो, तो हिंदी भाषी क्षेत्र के जहाँ भी जिन राज्यों की परीक्षा है और हायर लेवल का है तो उसमें इम्पोर्टेंट है। साथ साथ संघ लोक सेवा आयोग की विभिन्न परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न थोड़ा सा टिपिकल होगा, तो देखिएगा। अगर आता है तो कमेंट करिएगा और अपने ज्ञान को आप जांच सकते हैं कि क्या आपको ये प्रश्न आते हैं या नहीं। यानी कि अगर ऐसे प्रश्न आते हैं, इनमें से अगर जितने भी प्रश्न आते हैं, मैक्सिमम प्रश्न आते हैं, तो समझिए कि तैयारी आपकी मुकम्मल है। नहीं तो और भी बहुत सारा जो है तैयारी आपको करना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से आपसे पहले आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को ऑन कीजिए आने वाले तमाम वीडियो के लिए। और दोस्तों, लाइक और शेयर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, अधिक से अधिक लोगों को कहिए कि वीडियो देखें और इस तरह का आप प्रश्न और उसके उत्तर को देखकर आप अपने आप को जांचिए। तो पहला प्रश्न है तो कि निर्यात बंधु योजना। देखिए, निर्यात बंधु योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कथन तो आप पढ़ सकते हैं, 4 ऑप्शन हैं। अगर आप जानते हैं तो कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ 5 से 7 सेकंड का समय दूंगा। अगर आपको पता है तो ज़रूर कमेंट करिए, क्योंकि आपके ही टेस्ट के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्यथा यहाँ पर आंसर तो दिया ही जाएगा। देखिए, पहला जो है निर्यात बंधु योजना के बारे में कौन सा कथन सही है, तो दोस्तों आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि यह प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों को विश्वसनीय सलाह देने का एक योजना है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। देखते हैं क्या आपको ये जो अगला प्रश्न है आपको आता है या नहीं। दोस्तों, स्टैटिक प्रश्न है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। हम्बनटोटा, ठीक है, हम्बनटोटा एक बंदरगाह है, पोर्ट है। देखिए, ये कहाँ स्थित है। एक्चुअली देश का नाम है। अगर आप जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे। आंसर है दोस्तों आपके समय जो आपको दिया गया निर्धारित समय, उसके बाद जो आंसर है ये देखिए, ऑप्शन जो है बी, यानी कि श्रीलंका। हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो श्रीलंका में। देखिए, प्रश्न नंबर 3 है कि फ्लैगशिप यानी कि प्रमुख सागरमाला कार्यक्रम की तटीय गोदी, जिसको लगरगाह स्कीम के अंतर्गत परियोजनाएं कितने राज्यों तक फैली है। देखिए, कमेंट कर सकते हैं ये सागरमाला कार्यक्रम जो है वो कितने राज्यों तक फैली है। प्रश्न ऐसे ही पूछे गए हैं। अगर आप जानते हैं तो कमेंट करेंगे। क्या आपने, जो भी व्यूअर हैं, आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कि हाँ, सागरमाला कार्यक्रम के बारे में मैं अधिक नहीं जानता हूँ, लेकिन सागरमाला कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा जानकारी है कि कोई कार्यक्रम इस तरह का है। देखिए, खैर उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 8 राज्यों तक फैली है ये। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। थोड़ा दोस्तों इस पर विस्तार से मैं आपको और बताता हूँ, अगर आप नहीं बता पा रहे हैं इसके बारे में। देखिए, फ्लैगशिप सागरमाला कार्यक्रम, पूरा नाम यही है, फ्लैगशिप सागरमाला कार्यक्रम की तटीय गोदी स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित राज्य, वे 8 राज्य कौन कौन है ये भी जान लीजिए। तो महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, गुजरात है और पश्चिम बंगाल है। थोड़ा सा एक बार आप याद करने के लिए आप ध्यान से देखिएगा कि पश्चिमी जो अरब सागर से जुड़ा हुआ है तो महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा है, कर्नाटक, सब सटा सटा हुआ है जो पश्चिम भारत के राज्य हैं। उसके बाद केरल है दक्षिण भारत में आकर, उसके केरल के बाद तमिलनाडु, दक्षिण भारत से फिर तमिलनाडु, उधर महाराष्ट्र, गुजरात भी था। और जो पूर्व भारत की ओर देखा जाए तो एक पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। तो पूर्वी भारत में पूर्वी तट जो है उसमें सटा हुआ एक आंध्र प्रदेश और एक राज्य है पश्चिम बंगाल, यानी कि 2 राज्य इधर है, बाकी सारे राज्य जो है
पश्चिमी तट से जुड़े हुए हैं। तो 8 हुए। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से या कौन सा जो है सही है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए थोड़ा सा चूँकि आप पे PCS स्तरीय है, यानी कि लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रश्न है और UPSC के परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो जाहिर सी बात प्रश्न का जो है स्टैंडर्ड होगा थोड़ा सा हाई होगा ही। लेकिन नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, आंसर आपको यहाँ मिल ही जाएगा। दोस्तों उत्तर है इसका 4 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इस निधि के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन संस्था है। अब देखिए दोस्तों, ये जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं कि नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड, आपने नाबार्ड के बारे नाम तो सुना ही होगा। और नाबार्ड इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इस निधि के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन संस्था है, न कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो ये जो है इसमें नहीं का ऑप्शन था। आप इस प्रश्न पे ध्यान देंगे कि यहाँ पर कौन सा जो है सही नहीं है, ये पूछा गया था। यानी कि बाकी अन्य सभी सही हैं, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी सही है राष्ट्रीय अनुकूलन निधि के बारे में। लेकिन ये थोड़ा सा देखिए स्तरीय है ही, तो स्तर चूँकि UPSC से रिलेटेड है प्रश्न, तो देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की जगह यहाँ अगर नाबार्ड रहता तो ये प्रश्न यानी ऑप्शन सी यानी टोटल चारों सही हो जाते। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि संप्रीति 2017 एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो भारत और एक दूसरे देश के सशस्त्र सेनाओं के बीच है। यह दूसरा देश कौन है? देखिए दो देश के बीच में कौन कौन सा सैन्य अभ्यास होता है, चाहे वो मिलिट्री वाला हो या नेवी वाला, दोनों से प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत का किस देश के साथ जो होता है उसका नाम क्या रखा जाता है। कभी कभी स्थान के बारे में पूछा जाता है, तो प्रश्न ऐसे पूछा जाता है। यहाँ प्रश्न इस तरह से पूछा गया है और उत्तर है, जानते तो कमेंट करेंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बांग्लादेश। प्रश्न नंबर 6 है कि विशाखा मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन है, अगर जानते तो कमेंट करेंगे ये किससे संबंधित है। दोस्तों अगर उत्तर आप नहीं जानते तो जान लीजिए उत्तर। 5 सेकंड का समय आपके लिए समाप्त हुआ और आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, इससे संबंधित है सुप्रीम कोर्ट का विशाखा मामला। अब देखिए थोड़ा सा और डिटेल इसके बारे में जान लेते हैं कि विशाखा मामले में सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ के जस्टिस JS वर्मा, जस्टिस सुजाता मंदर, जस्टिस BN कपिल ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामले में निर्णय दिया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने के बाद पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने के बाद पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो अगर आप में से जितने भी व्यूअर हैं, आप सबसे अपील है कि ब्रिक्स का जो है फुल फॉर्म मतलब क्या है ये बताइए, इसमें क्या लिखा हुआ, ब्रिक्स आखिर किस किस कंट्री का जो है पहला अक्षर लेकर बनाया गया, लिखा गया है। और इस प्रश्न का उत्तर मैं बताता हूं दोस्तों, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सान्या। तो सान्या में ये शिखर सम्मेलन हुआ था साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद। अब दोस्तों देखिए दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने के बाद पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 14 अप्रैल 2010 को सान्या जो कि चीन में है आयोजित किया गया था, जिसमें जो है पहले देखिए 5 जो देश हैं, अब मैं बता देता हूँ क्योंकि बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा जो लोग नहीं जानते उनके लिए। देखिए ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स का पहला बी जो अक्षर है उससे पहले बी से ब्राज़ील लिया गया, उसके बाद आर जो है, आर जो देखिए यहाँ आर है बी, आर से रूस, उसके बाद आई जो है आई फॉर इंडिया, और उसके बाद सी फॉर चाइना, एवं लास्ट में जो है जो हमारा देश ये दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका है। ये 5 देश हैं ब्रिक्स में।
प्रश्न नंबर 8 है कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ कौन समझ पाया था, यानी सबसे पहले ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि के बारे में किसे पता चला था, ये है। और उत्तर है 5 सेकंड का समय है आपके लिए। बहुत ही सामान्य प्रश्न है और ये शुरू से ऐसे प्रश्न जो भी पीसीएस स्तर के जो भी विद्यार्थी उनको ये प्रश्न बहुत आसानी से उनको पता होगा। खैर देखिए उत्तर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसप। 1837 में इन्होंने पता लगाया था, जो भाषा उन्होंने पढ़ी थी तो पढ़ने में पहली बार सफलता जेम्स प्रिंसप को 1837 में ही मिला था। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर देखिए 9 है कि ब्रह्मदेय अनुदान लगभग 600 से 1200 ईस्वी के दौरान की विशेषता या विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है। देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन ये मेरे चलो 1 और नंबर है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर में जो है ये दिया गया उसकी विशेषताएं, तो कौन सा है। ये कूट का प्रयोग करिए, कूट का प्रयोग करते हुए ऑप्शन ए केवल 1 सही होगा, या ऑप्शन बी में 2 और 3 सही होगा, या ऑप्शन सी 1 और 2 सही होगा, या ऑप्शन डी 1, 2, 3 सही होगा। थोड़ा सा समय लगेगा और वीडियो को क्या कीजिए दोस्तों कि आप पॉज कर दीजिए, पॉज करके वीडियो को देखिए, सुनिए, एक्चुअली पॉज कीजिए और उसके बाद आप आंसर दीजिए अगर आप जानते हैं तो। ब्रह्मदेय अनुदान जो कि 600 से 1200 ईस्वी के दौरान की विशेषताएं हैं। एक बार प्रयास जरूर कीजिएगा तभी आप आंसर में आगे बढ़िएगा वीडियो में। और उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3, यानी कि ये अनुदान एक छोटे भूखंड से लेकर कई गांवों तक के अंतर वाले हो सकते थे और अधिकांश अस्थिर क्षेत्रों में किए गए थे। तो ये 2 और 3 हो जाएगा सही। प्रश्न नंबर अब 10 है कि मनी मेकलाई के लेखक कौन है। मनी मेकलाई के लेखक कौन है, 10 नंबर का है। और देखिए उत्तर जो है ये हो जाएगा आपका मनी मेकलाई के लेखक ऑप्शन बी, यानी कि सथनार है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 है कि एलिफेंटा द्वीप के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अगर आप जानते हैं तो आप ये कमेंट कीजिए दोस्तों कि ये एलिफेंटा द्वीप एक्चुअली में है कहाँ। अगर आपको पता है तो कमेंट करिए। देखिए इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि इनमें एक विशाल गुफा है। एलिफेंटा द्वीप में ये क्या है कि एक विशाल गुफा है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 पे कि सर सैयद अहमद खान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं ये बताना है। और 4 दिया गया है कथन, 4 में से कौन सा कथन है। अब देखिए कूट का प्रयोग करना है, यानी जो ऑप्शन ए बी सी डी है उसका प्रयोग करके बताना है कि कौन सा एक या एक से अधिक सही है। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि इतिहास का प्रश्न है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं इतिहास से, इतिहास के बारे में सभी लोग पढ़ते भी हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, वीडियो पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। और देखिए उत्तर है ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1 और 4। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के सिद्धांत के अनुसार जैसे ही किसी वस्तु के उपभोग की मात्रा बढ़ती है वैसे ही उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता क्या होती है। 4 ऑप्शन है, बढ़ने लगती है, कम होने लगती है, स्थिर बनी रहती है, या पहले घटती है या फिर बढ़ती है। कमेंट कीजिए अगर जानते हैं तो आप। और उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कम होने लगती है। तो देखिए ये था प्रश्न, ठीक है, और इसका उत्तर। आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है कि ई विज भारत सरकार के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के अंतर्गत है, जो कि 31 मिशन मोड प्रोजेक्टों का हिस्सा है। और ई विज औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग वाणिज्य और संरक्षण में किसके द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और
एक तरह से देखा जाए तो करंट से जोड़कर ये प्रश्न दिया गया है। और उत्तर है 5 सेकंड के समय के बाद आपके लिए। आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 है कि ऑलिव रिडले कछुओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। एक देखिए, अब ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में कथन है। कथन के बारे में बताइए कौन सा सही है। कूट का प्रयोग करना है, कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। और देखिए जो उत्तर है दोस्तों, आप पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, आप कूट का प्रयोग कीजिए और आंसर जरूर दीजिए। चलिए आंसर बताते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 1 और 2। केवल 1 और 2 यानी दोस्तों कि नंबर 1 और नंबर 2 जो है सबसे सही है, बाकी ऑप्शन 3 सही नहीं है। तो ऑलिव रिडले कछुओं के बारे में आप जान लीजिए। देखिए ऑलिव रिडले कछुओं के लिए सबसे बड़ा सामूहिक बसेरा जो है नीडन स्थल है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में, जो कि उड़ीसा में है, न कि तमिलनाडु में कोरो तटमंडल। इसलिए ये नहीं हो जाएगा। तो ठीक है, ऑप्शन 1 और 2 हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है दोस्तों, ये जान लीजिए कि एक स्वस्थ शरीर का मतलब ऐसा शरीर जो कि अपनी आत्मा के वशीभूत होता है और एक उपकरण की तरह सदैव इसकी सेवा के लिए तैयार रहता है। उपर्युक्त कथन जो है, ये कथन जो है किसका माना जाता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे आध्यात्मिक टाइप कथन किसके होंगे आपको अच्छी तरह से पता होगा। अगर नहीं जानते तो आंसर जान लीजिए दोस्तों। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि महात्मा गांधी। ये कथन महात्मा गांधी का है। प्रश्न नंबर 17 है कि फिनिक्स बस्ती का संस्थापक इनमें से कौन था। आंसर 4 है, 4 ऑप्शन में से एक आंसर है। आपको जानते तो जरूर कमेंट करें। और देखिए दोस्तों उत्तर है 5 सेकंड के बाद। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि महात्मा गांधी जी। लगातार दूसरे बार महात्मा गांधी आंसर में है। देखिए और इसके बारे में आप कुछ बात जानिए। देखिए फिनिक्स बस्ती महात्मा गांधी ने ये महात्मा गांधी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और 1904 में जब गांधी जी डरबन में रहते थे, तब उन्होंने एक गांव का स्थापना किया था। तो ये 1904 में डरबन में स्थापित किया गया, जो कि साउथ अफ्रीका में है। तो विदेश में इसको स्थापित किया गया था फिनिक्स बस्ती को। प्रश्न नंबर 18 की विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले मंच को क्या कहा जाता था। जब बहुत ही ध्यान से प्रश्न का जो है जवाब दीजिएगा अगर जानते हैं तो, नहीं तो आंसर है दोस्तों इतिहास से जुड़ा हुआ प्रश्न है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नए नए प्रश्न है ये सारे। उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, महानवमी दिब्बा। ऑप्शन ए हो जाएगा। इस मंच को महानवमी दिब्बा कहा जाता था। प्रश्न नंबर 19 है कि फर-ए-इजदी का विचार, जो कि मुगल राजतंत्र का आधार था, इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था। फर-ए-इजदी। अब देखिए उत्तर है, इतिहास के ऐसे प्रश्न नए नए हैं इसलिए थोड़ा सा सभी लोग दे भी नहीं पाएंगे। तो देखिए उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी सूफी संत थे, जिन्होंने इस तरह का ये सबसे पहले विकसित किया मुगल राजतंत्र का आधार जो था। तो ये विचार है फर-ए-इजदी का विचार। प्रश्न नंबर 20 है, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है। अगर जानते तो जरूर कमेंट करेंगे कि मौर्य सम्राट अशोक का विवरण किस बौद्ध मूल ग्रंथ में है। मूल ग्रंथ। और देखिए उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, महावामसा। प्रश्न नंबर 21 है कि भारत के बौद्ध स्तूपों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कौन सा नहीं है। देखिए बहुत ही इस तरह का प्रश्न है, कौन सा नहीं है, इस बात पे दो लोग ध्यान भी नहीं देते हैं। आप यहाँ ध्यान जरूर दीजिएगा इस तरह प्रश्न पे। और देखिए उत्तर है दोस्तों 4 ऑप्शन आप पढ़ लीजिए और आंसर जो है
ऑप्शन सी हो जाएगा, ये ग्रामीण इलाकों में स्थित थे, ऐसा ये सही नहीं है। बाकी सब सही है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी सही है। प्रश्न नंबर 22 है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है। देखिए 4 विधानसभा यहाँ जो ऑप्शन में है, और दोस्तों इन में कितने सीट हैं इसके बारे में बताना है। तो ये ऐसा बहुत सारे जिस राज्य के जो रहते हैं उसके बारे में तो पता रहता है, लेकिन हो सकता है कोई विद्यार्थी सभी राज्यों के बारे में नहीं जानते हो, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तार्किक टाइप के, विश्लेषण टाइप के हैं। और उत्तर है और आंसर है दोस्तों 5 सेकंड के समय के बाद आपके लिए आंसर, अगर जानते तो कमेंट करिएगा। देखिए आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल। अब देखिए, अब सबके बारे में जानिए, वेस्ट बंगाल का जो सीट संख्या है विधानसभा का वो 294 है, यानी कि 300 में मात्र 6 कम है। उसके बाद बिहार का नंबर आता है 243, जो कि पश्चिम बंगाल से कम है। उसके बाद तमिलनाडु 234, जो कि बिहार से भी कम है। उसके बाद मध्य प्रदेश 230, जो कि उससे भी कम है। तो सबका आप लिख लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए तैयारी में, और भी थोड़ा सा धार मिलेगा आपको। अब प्रश्न नंबर 23 है कि अध्यादेश बनाने की राज्यपाल की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है या से हैं। दोस्तों ऑप्शन जो है, देखिए ये 2 ऑप्शन है यहाँ पर, और अगर जानते हैं तो जरूर कमेंट करिए, कूट का प्रयोग करिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर को बताइए। और दोस्तों उत्तर है 5 सेकंड के बाद आपके लिए। आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी केवल एक सही है। यह एक विवेक का यानी वैवेकिक शक्ति है। अध्यादेश बनाने की राज्यपाल की जो शक्ति है वो विवेक का शक्ति है, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है कि निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी एक घटना उसके घटित होने के वर्ष के साथ सुमेलित नहीं है। या फिर से नहीं है तो नहीं पे ध्यान देना होगा, और कौन सा सही नहीं है किस साथ। और देखिए उत्तर, ये बहुत ही टिपिकल प्रश्न है, इसलिए आंसर अब मैं सीधा आपको बताता हूँ, लेकिन 5 सेकंड का समय आपके जो कि मैं देता हूँ, निर्धारित समय आपके लिए। निर्धारित समय के बाद आंसर जो होगा दोस्तों ये होगा, ऑप्शन ये हो जाएगा, यानी कि विश्वव्यापी अंतः बैंकीय निधि अंतरण इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली स्विफ्ट का जो है प्रारंभन 1985 में नहीं हुआ है। ये दोस्तों यही ऑप्शन ए सही, जो कि नहीं है। बाकी तीनों बी सी डी सही है। तो इसका देखिए स्विफ्ट का प्रारंभन है ये 1975 में ब्रुसेल्स में हुई थी। उस समय इसके सदस्य जो थे 15 थे। तो 15 देशों की 239 बैंक थी जब इसको शुरुआत हुआ था 1975 में स्विफ्ट का। और देखिए तथा प्रथम जो है लेन देन 1977 में हुआ था, लेन देन 2 साल बाद हुआ था। तो बाकी अब देखिए गैट के उरुग्वे दौर का समापन जो है 1994 में हुआ था। विश्व व्यापार संगठन का उद्घाटन 1995 में हुआ था, तो ये सही है। और उसके बाद देखिए प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक शेयर बाजार यानी नॉस्डेक की स्थापना 1971 में हुई थी, ये भी सही है। तो खाली स्विफ्ट का प्रारंभन जो 1975 में, और बाकी सारे बात को याद रखिएगा अपने नॉलेज के लिए। और आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि नहीं से पूछा हुआ है। प्रश्न नंबर 25 है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जिसे ITBP के नाम से ज्यादा लोग जानते हैं, के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कथन कितना है, 1 2 3 4 कथन है, इसे पढ़िए और वीडियो को पॉज कीजिए और उसमें उपयुक्त में से कौन सही है कूट का प्रयोग करते हुए आंसर देना है। और 5 सेकंड का उत्तर जाने से पहले वीडियो को पॉज कीजिए और आप बताइए क्या आप जानते हैं इसके बारे में। आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि 1 2 और 3 ये जो है सारे सही है। अब देखिए ITBP 1962 में बना था। उसके बाद ITBP मूलतः एक परवर्त प्रशिक्षित बल है। और देखिए तीसरा कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में सीमा रक्षा के लिए 2004-05 में असम राइफल्स की जगह ITBP को रखा गया था। जो डी है वर्तमान में ITBP के 52 विभागीय सेवा बटालियन है, ये सही नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो कैसा लगा मुझे अपने कमेंट के माध्यम से बताइए, और एक इसके बाद का एक और वीडियो इसी तरह के प्रश्न को लेकर रहेगा और एकदम ऐसे ही। तो आप उस
वीडियो में एक तरह से समझा जाए कि अगर टेस्ट है आपके लिए, जांच है, तो अगर शामिल होना चाहते हैं तो मेरा अगला वीडियो को देखना नहीं भूलें। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, बहुत ही ज़रूरी होता है लाइक का बटन दबाइए, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोग को इस तरह के टेस्ट का पता चले और अच्छे से अपने ज्ञान को जांच पाएँ। दोस्तों साथ साथ नए नए जो भी व्यूअर हैं, जो भी इस तरह की तैयारी करते हैं परीक्षा से संबंधित, तो आप मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे इस तरह के, जो कि पीछे से सर के हैं। तो इसके लिए दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए ताकि इस तरह के वीडियो और अन्य बहुत सारे वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। जो आपके काम की वीडियो आप उसका जरूर देखें। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।